हम इस कंकाल के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। यह कंकाल क्लियोपेट्रा की बहन आर्सिनोई का है, जो मिस्र की विद्रोही और रानी थी। कहा जाता है कि वह इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन नए डीएनए विश्लेषण और फोरेंसिक पुनर्निर्माण से एक भयावह विकल्प सामने आया है। अंतिम फराव एक आनुवंशिक टाइम बम हो सकती थी। क्लियोपेट्रा के डीएनए का अंततः विश्लेषण किया गया है और इससे जो खुलासा हुआ है वह भयावह है। ऐसा लगता है कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई रोम के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शरीर विज्ञान के खिलाफ थी। क्लियोपेट्रा के डीएनए विश्लेषण को लेकर हो रही चर्चा को पूरी तरह समझने के लिए हमें एक महिला से शुरुआत करनी होगी, मार्टिनेज की अभूतपूर्व खोज। ज्यामितीय चमत्कार। 2000 वर्षों से मिस्र की रेत एक विशिष्ट रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों को हैरान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं अंतिम फराव रानी क्लियोपेट्रा के अंतिम विश्राम स्थल की। आमतौर पर अधिकांश विशेषज्ञ कहेंगे कि वह अब जीवित नहीं है। उनका कहना है कि वह अलेक्जेंड्रिया की आधुनिक सड़कों के नीचे दबी हुई हैं, भूकंपों और ज्वार भाटे के कारण हमेशा के लिए खो गई हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों से एक महिला ने यह कहने का साहस दिखाया कि वे सब गलत थे। वह महिला कैथलीन मार्टिनेज थीं। मार्टिनेज कोई आम अकादमिक महिला नहीं है जो ट्वीड जैकेट पहनती हों। वह डोमिनिकन गणराज्य की एक आपराधिक वकील थीं जो बाद में पुरातत्वविद बन गईं। उन्होंने इस मामले को इतिहास के पाठ की तरह नहीं लिया, बल्कि एक अनसुलझे हत्याकांड की तरह लिया। उन्होंने क्लियोपेट्रा के गायब होने को एक ऐसे अपराध स्थल की तरह समझा जिसे सुलझाने की आवश्यकता थी। यह अवशेष क्लियोपेट्रा की खोई हुई कब्र होने की संभावना रखता है। जब सभी लोग बाईं ओर देख रहे थे, मार्टिनेज ने दाईं ओर देखा। संदिग्ध के बारे में उसकी जानकारी उसे अलेक्जेंड्रिया से 30 मील पश्चिम में तापोसिरिस मैग्ना नामक एक भूले बिसरे खंडहर मंदिर तक ले गई, और 2022 में उनके पैरों के नीचे की जमीन ने आखिरकार एक विशाल विसंगति को उजागर किया। मार्टिनेज और उनकी टीम ने चूना पत्थर को तोड़कर कुछ ऐसा पाया जो मौजूद नहीं होना चाहिए था। एक सुरंग, लेकिन कोई साधारण सुरंग नहीं। यह एक चौंका देने वाली प्रतिकृति है। इसे ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है और यह 4300 फीट से अधिक लंबी है। यह लगभग 1 मील लंबी है। यह 6 फीट ऊंचा है, कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है और सीधे भूमध्य सागर की ओर जाता है। वास्तुकार इसे ज्यामितीय चमत्कार कह रहे हैं। यह इंजीनियरिंग की एक ऐसी उत्कृष्ट कृति है जो पौराणिक प्राचीन ग्रीक सुरंग यूपोलिनोस के समान है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, इतनी मेहनत क्यों अस्थिर और खतरनाक चट्टान में 40 फीट गहरी सुरंग क्यों खोदी गई? एक छोटी सी जगह के लिए 1 मील लंबी जल सेतु नहीं बनाई जाती। इससे जगह की अहमियत का पता चलता है। तट से दूर डूबे हुए बंदरगाह की खोज से पता चलता है कि यह महज एक दूरस्थ मंदिर नहीं था, यह एक केंद्र था। रहस्यमय डूबे हुए शहर, समुद्र की सतह के नीचे छिपा हुआ अलिखित मानव इतिहास जिसके बारे में हम नहीं जानते। और मार्टिनेज का मानना है कि यह सुरंग अंत तक ले जाती है। मार्टिनेज का सिद्धांत बेहद सरल और भयावह है। क्लियोपेट्रा सिर्फ मौत से ही नहीं छिप रही थी, वह रोम से छिप रही थी। वह ओनक्टेवियन द्वारा जंजीरों में बांधकर घुमाए जाने के अपमान से छिप रही थी। वह अपने प्रेमी मार्क एंटनी के साथ दफन होना चाहती थी। वह देवी आइसिस के साक्षात अवतार के रूप में अमर होना चाहती थी, और इसके लिए उसे एक ऐसी कब्र चाहिए थी जिसे कभी भी अपवित्र न किया जा सके। उसने खुद को ऐसी जगह छिपा लिया जहां उसे लगा कि कोई उसे नहीं देखेगा।
कैथलीन मार्टिनेज को शायद उस गुप्त स्थान का द्वार मिल गया है। और यद्यपि हमें अभी तक रानी नहीं मिली है, लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं वे उसके वंश के बारे में एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। सुनहरी जुबानों का सुराग। परिसर के अंदर टीम ने एक और खोज की जिसने उन्हें दहला दिया। 16 चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों में ममी दबी हुई थीं। लेकिन ये साधारण दफन नहीं थे। जब पुरातत्वविदों ने मृतकों के क्षत विक्षत चेहरों को ध्यान से देखा तो उन्हें अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सोना। उनके मुंह के अंदर, जहां उनकी जीभ होनी चाहिए थी, सोने की पन्नी से बने ताबीज थे। मिस्र से और भी प्राचीन ममी मिली हैं जिनकी जीभ वास्तव में सोने की है। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन में जीवित रहने के लिए पाताल लोक के देवता ओसिरिस से बात करना आवश्यक था। आपको अपनी बात रखनी थी। एक सुरीली जुबान भगवान से बात करने की शक्ति देती है। यह वह क्षमता प्रदान करती है जिसे स्वर्णिम वाक्पटुता कहा जाता है। लेकिन वे यहां क्यों हैं? इस विशेष मंदिर में ही क्यों? मार्टिनेज का मानना है कि ये महज कुछ आम कुलीन लोग नहीं थे। वे क्लियोपेट्रा के खास लोग थे, उनके करीबी मंडली के सदस्य, उसके दरबारी। उन्हें यहीं दफनाया गया था, ओसिरिस से बात करने की जादुई शक्ति से लैस करके, शायद अपनी रानी के आगमन की घोषणा करने के लिए। इसका मतलब समझिए, हम सिर्फ कब्रिस्तान नहीं खोद रहे हैं, हम एक शाही स्वागत कक्ष में खड़े हैं। हम उसके कब्रिस्तान में हैं। और अगर दरबारी यहां अपनी रानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो दरवाजा खुलने ही वाला है। मार्टिनेज की खोज के बावजूद वह रानी के डीएनए से कुछ ही इंच दूर है। लेकिन जब तक हम उसके अंतिम रहस्य को उजागर करने का इंतजार करते हैं, तब तक हमारे पास क्लियोपेट्रा के आनुवंशिक कोड की कुंजी मौजूद है। या यूं कहें कि हमने यही सोचा था कि क्लियोपेट्रा का चेहरा देखने के लिए हमें सुरंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उसकी उस बहन की हड्डियों को देखना है जिसकी उसने हत्या की थी। रक्त शत्रु। तापोसिरिस मैग्ना में मिले शवों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस महिला की क्रूरता को समझना होगा जिसकी वे सेवा करते थे। इतिहास क्लियोपेट्रा को मोहक स्त्री के रूप में याद करता है, लेकिन उसका वंश वृक्ष किसी शार्क टैंक जैसा था, और उसका सबसे बड़ा खतरा कोई रोमन सेनापति नहीं था, बल्कि उसकी अपनी छोटी बहन आर्सिनोई चतुर्थ थी। यह रिश्ता विशुद्ध रूप से विषैली महत्वाकांक्षा से परिभाषित था। जब क्लियोपेट्रा को निर्वासित किया गया तो आर्सिनो ने सिंहासन संभाला। जब जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा तो आर्सिनो ने ही उसके विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया। वह एक योद्धा राजकुमारी थी जिसने वास्तव में सीजर को महल में ही फंसा लिया था, लेकिन इतिहास तो विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। अंततः आर्सिनोई को पकड़ लिया गया, रोम घसीटा गया और सीजर के विजय जुलूस के दौरान उसे जंजीरों में जकड़कर चलने के लिए मजबूर किया गया। रोम की भीड़ उसके लिए सचमुच रोई। जंजीरों में जकड़ी एक किशोरी, उस सहानुभूति ने उसकी जान बचाई और उसे आधुनिक तुर्की में स्थित इफिसस के आर्टेमिस मंदिर में निर्वासित कर दिया गया। उसे लगा कि वह सुरक्षित है। उसे लगा कि वह सुरक्षित है। उसे लगा कि पवित्र भूमि उसकी रक्षा करेगी। वह गलत थी। 41 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी को एक अकल्पनीय काम करने के लिए राजी कर लिया। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर हत्यारों को भेज दिया। उन्होंने आर्सिनोई को घसीटकर बाहर निकाला और उसकी हत्या कर दी। यह एक ऐसा घोटाला था जिसने प्राचीन दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन हमारे लिए 2000 साल बाद इसने एक स्थान प्रदान किया। हमें ठीक ठीक पता था कि अपराध कहां हुआ था। सदियों तक हम मानते रहे कि आर्सिनोई इतिहास में खो गया है। 1900 के दशक तक, जब एफिसस में पुरातत्वविदों ने अष्टकोण के नाम से जानी जाने वाली एक अनोखी कब्र खोजी, अंदर एक कंकाल मिला। हड्डियां एक युवा व्यक्ति की थीं,
दशकों से, और यदि उनका सिद्धांत सही था तो यह संभवतः आर्सिनोई चतुर्थ के अवशेष हो सकते हैं। समय रेखा सही है, स्थान सही है, आयु सही है। अगर यह आर्सिनोई थी तो हमारे पास क्लियोपेट्रा का आनुवंशिक कोड था। हम अंततः उसकी जातीयता, स्वास्थ्य और वंश से जुड़े सवालों के जवाब दे सकते थे। हमारे पास रानी के जीव विज्ञान का नक्शा था, लेकिन विज्ञान में अच्छी कहानी को बिगाड़ने का भी अपना तरीका होता है। संदूषण के कारण प्रारंभिक डीएनए परीक्षण विफल हो गए। हड्डियों को कई बार छुआ गया था, लेकिन हाल ही में 2025 के एक अध्ययन में उन्नत विश्लेषण ने आखिरकार हमें एक जवाब दिया, और यह वह नहीं था जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। अफ्रीकी परिकल्पना। 2025 के नतीजे इतने चौंकाने वाले क्यों थे? यह समझने के लिए आपको इस मामले के पीछे छिपे भारी बोझ को समझना होगा। यह सिर्फ एक बहन की पहचान करने का मामला नहीं था। यह तो स्वयं रानी की पहचान को फिर से परिभाषित करने का मामला था। विवाद की शुरुआत मकबरे से ही हुई। मकबरा अष्टभुजाकार है। प्राचीन काल में यह आकृति एक संकेत का प्रतीक थी। यह अलेक्जेंड्रिया की सबसे प्रसिद्ध इमारत फारोस लाइट हाउस की ओर इशारा करता था। पुरातत्वविद हिल के थुर ने इन कड़ियों को जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि एफिसस में स्थित अष्टकोणीय मकबरा वही शहर जहां आर्सिनोई की हत्या हुई थी निश्चित रूप से निर्वासित राजकुमारी का ही होना चाहिए। यह वास्तुकला एक पत्थर का ऐसा निशान था जो शाही परिवार की ओर इशारा करता था। लेकिन यह सिद्धांत केवल वास्तुकला तक ही सीमित नहीं रहा। यह जीव विज्ञान तक भी फैल गया। 1929 में मिली मूल खोपड़ी का इतिहास उथल-पुथल भरा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हुई बमबारी में यह खो गई थी और 2022 में वियना विश्वविद्यालय के अभिलेखागार में चमत्कारिक रूप से फिर से मिल गई। लेकिन खोने से पहले इसके माप लिए गए थे और तस्वीरें खींची गई थीं, और उन्हीं पुराने रिकॉर्डों के आधार पर थुर ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उसने दावा किया कि खोपड़ी के माप से पता चलता है कि मृतक की मां अफ्रीकी मूल की थी। यही वो चिंगारी थी जिसने एक बड़े विवाद को जन्म दिया। यदि आर्सिनोई की माता अफ्रीकी थीं और उनके पिता क्लियोपेट्रा के पिता समान थे, तो क्लियोपेट्रा स्वयं, जिन्हें अक्सर विशुद्ध मैसेडोनियन ग्रीक के रूप में चित्रित किया जाता है, मिश्रित नस्ल की हो सकती थीं। इस विचार के प्रबल समर्थक हैं। दशकों से J.A. रोजर्स और शेख अंता डियोप जैसे लेखकों ने तर्क दिया है कि इतिहास ने मिस्र के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वे मिस्र की सभ्यता की अफ्रीकी जड़ों की ओर इशारा करते हैं। हाल ही में पॉप संस्कृति जैसे कि 2023 की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज ने इस बहस को लाखों घरों तक पहुंचाया, जिसमें एक अश्वेत अभिनेत्री को रानी क्लियोपेट्रा के किरदार में लिया गया ताकि अश्वेत क्लियोपेट्रा के समर्थकों को समर्थन मिल सके। शाही अनाज भंडार खोल दो, आइए इन लोगों को भोजन उपलब्ध कराएं, और हमें एक मंदिर बनाना चाहिए, आशा का स्थान। इफिसुस में मिला कंकाल ही निर्णायक सबूत था। यह एकमात्र भौतिक साक्ष्य था जिसने इस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि टॉलेमी वंश एक अंतर्विवाहित यूनानी राजवंश था। लेकिन 2025 के विश्लेषण ने केवल कंकाल का लिंग ही नहीं बदला, बल्कि नस्लीय परिकल्पना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। टूटा हुआ दर्पण। वर्षों तक इफिसुस में मौजूद यह कंकाल क्लियोपेट्रा के चेहरे को देखने का हमारा एकमात्र दर्पण था। विद्वानों ने उन हड्डियों को देखा और उनमें एक रानी की बहन की छवि देखी। उन्होंने अफ्रीकी विरासत देखी। उन्होंने सदियों पुरानी पहेली का जवाब देखा। लेकिन हाल ही में आधुनिक तकनीक ने इस पर दोबारा गौर किया और दर्पण टूट गया। यह महत्वपूर्ण खोज 2022 में हुई। मानव विज्ञानी गेरहार्ड वेबर के नेतृत्व में वियना विश्वविद्यालय की एक टीम ने आखिरकार विश्वविद्यालय के अभिलेखागार में
लंबे समय से खोई हुई खोपड़ी का पता लगा लिया। यह खोपड़ी दशकों से वहां बिना किसी की नजर में आए पड़ी थी। यही निर्णायक मोड़ था। उन्होंने इसे सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि इसकी असलियत भी समझ ली। माइक्रोसीटी स्कैन का उपयोग करके उन्होंने अस्थि संरचना का एक उच्च रिजोल्यूशन वाला डिजिटल मानचित्र तैयार किया और उन्होंने खोपड़ी के सबसे घने हिस्से पेट्रस टेम्पोरल अस्थि में ड्रिल किया। यह एक ऐसा जैविक सुरक्षित स्थान है जो डीएनए को तब भी संरक्षित रखता है जब बाकी कंकाल धूल में तब्दील हो जाता है। जनवरी 2025 में वैज्ञानिक रिपोर्टों में परिणाम प्रकाशित हुए और उन्होंने एक भयावह चिकित्सीय कहानी का खुलासा किया। कंकाल आर्सेनो का नहीं है। यह कोई 20 वर्षीय युवती नहीं है। यह कोई अफ्रीकी राजकुमारी भी नहीं है। डीएनए ने वाई गुणसूत्र की उपस्थिति को सिद्ध कर दिया है। क्लियोपेट्रा की बहन एक लड़का है, विशेष रूप से एक किशोर लड़का जिसकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच है। और वह केवल छोटा ही नहीं था बल्कि वह पीड़ा से भी ग्रस्त था। स्कैन से गंभीर विकासात्मक विकार सामने आए। उसका जबड़ा अविकसित था, उसकी खोपड़ी असममित और मुड़ी हुई थी। विश्लेषण से पता चलता है कि वह ट्रेचर कॉलिंस सिंड्रोम या गंभीर रिकेट्स जैसी किसी बीमारी से पीड़ित था। यह कोई स्वस्थ शाही प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यह एक ऐसा बच्चा था जिसका चेहरा आनुवंशिक त्रासदी के कारण विकृत हो गया था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके डीएनए से पता चलता है कि वे मिस्र के नहीं थे। उनके आनुवंशिक लक्षण इटली या सार्डिनिया से जुड़े हुए हैं। इससे एक गहरा और अधिक उलझा हुआ रहस्य सामने आता है। हमें लगा कि हम किसी राजनीतिक हत्या के शिकार व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन असल में हम एक अलग ही तरह की त्रासदी देख रहे हैं। अष्टकोण एक हेरुन निकला, एक नायक के लिए बनाया गया मकबरा, एक अर्ध दिव्य व्यक्तित्व। प्राचीन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मकबरों में से एक में एक कुरूप बीमार इतालवी लड़के को क्यों दफनाया गया था? क्या वह बलि का बकरा था, एक बलिदान, या वह एक छिपा हुआ शाही नाजायज बच्चा था? रोमन और टॉलेमिक वंश का एक बच्चा जिसका अस्तित्व इतना शर्मनाक या इतना खतरनाक था कि उसे सम्मान के साथ दफनाया जाना आवश्यक था। लेकिन घर से बहुत दूर जो भी उत्तर हो, यह पता चलता है कि इस विशेष मकबरे में क्लियोपेट्रा के अफ्रीकी वंश का वैज्ञानिक प्रमाण खराब विज्ञान और मनगढ़ंत सोच के कारण उत्पन्न एक भ्रम था। तो अब हम कहां पहुंचते हैं? हम फिर से ऐतिहासिक अभिलेखों की ओर लौटते हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि क्लियोपेट्रा टॉलेमिक राजवंश की संतान थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वह वास्तव में कैसी दिखती थी, तो आपको उसका शव खोजने की जरूरत नहीं है। सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसने जिस भयावह पारिवारिक वृक्ष का सहारा लिया, उसे देखकर ही समझ लीजिए। भले ही हमारे पास उसका डीएनए न हो, लेकिन हम उसके माता पिता के बारे में पूरी तरह जानते हैं। और यह सच्चाई त्वचा के रंग को लेकर होने वाली किसी भी बहस से कहीं अधिक भयावह है। इफिसुस का वह लड़का शायद एक रहस्य रहा हो, लेकिन अलेक्जेंड्रिया में आनुवंशिक दुःस्वप्न एक रहस्य नहीं था। यह एक शाही नीति थी जिसे वंशानुक्रम पतन कहा जाता है। एक सामान्य वंशावली वृक्ष में शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं। आपके 2 माता पिता, 4 दादा दादी और 8 परदादा परदादी होते हैं। आप जितना पीछे जाते हैं, आपके पूर्वजों की संख्या उतनी ही अधिक होती जाती है। यह दुनिया के लिए खुलने वाली एक सुरंग की तरह है। लेकिन क्लियोपेट्रा का वंश वृक्ष फैला नहीं, बल्कि अपने आप में सिमट गया। टॉलेमी वंश मिस्र पर शासन करने वाला एक यूनानी राजवंश था। वे अपनी सत्ता को निरंकुश और अपने वंश को शुद्ध रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्राचीन फराओवादी प्रथा सगे संबंधियों के बीच विवाह को अपनाया। उन्होंने सिर्फ चचेरे भाई बहनों से ही शादी नहीं की, बल्कि सगे भाई बहनों से शादी की। इतिहासकारों का मानना है कि क्लियोपेट्रा के माता पिता टॉलेमी 12 और क्लियोपेट्रा 5 संभवतः सगे भाई बहन थे।
यहाँ तक कि उनके दादा दादी भी संभवतः चाचा भतीजी या भाई बहन रहे होंगे। यह परिवार स्पष्ट रूप से एक बंद चक्र था। आनुवंशिकीविदों का अनुमान है कि क्लियोपेट्रा में अंतर्विवाह का गुणांक 45% से अधिक था। इसे समझने के लिए 2 चचेरे भाई बहनों के बच्चे में यह गुणांक लगभग 6% होता है। स्पेन के हैब्सबर्ग जैसे कई शाही राजवंशों में इस तरह के अंतर्विवाह के कारण गंभीर विकृतियां, बांझपन और पागलपन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। उदाहरण के लिए स्पेन के हैब्सबर्ग राजा चार्ल्स द्वितीय, जिनके शव परीक्षण में अंडाशय अंतर्विवाह के कारण उनके हृदय का आकार काली मिर्च के दाने जितना बताया गया था। इतिहासकार उन्हें जादू से ग्रसित कहते हैं। वह हैब्सबर्ग वंश के अंतिम वंशज थे, एक ऐसा राजवंश जो टॉलेमी वंश की तरह ही अंतर्विवाह की प्रथा का पालन करता था। चार्ल्स एक चिकित्सीय त्रासदी थे। वह 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। वह 8 साल की उम्र तक चल नहीं पाता था। उसका जबड़ा इतना विकृत था जिसे मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म कहा जाता है कि उसके ऊपर और नीचे के दांत आपस में छू भी नहीं पाते थे। वह सचमुच अपना खाना चबा भी नहीं पाता था। वह हर बात को बिना सोचे समझे निगल जाता था। साधारण बातचीत भी उसे समझ नहीं आती थी। उसे दौरे पड़ते थे और वह शारीरिक रूप से कमजोर था। जब 38 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। उसका सिर पानी से भरा हुआ था और उसका दिल काली मिर्च के दाने जितना छोटा था। उसमें अंतर्वंशीय प्रजनन का गुणांक लगभग 25% था। क्लियोपेट्रा में यह लगभग 2 गुना था। क्लियोपेट्रा हमें हमेशा आकर्षित करती है क्योंकि उसकी कहानी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। तो ऐसा क्यों होता है? विज्ञान के अनुसार इसका कारण समरूपता, होमोजाइगोसिटी है। सामान्यतः आपका डीएनए आपके माता पिता के बीच का संवाद होता है। एक जीन दूसरे की कमियों को दूर करता है। यदि आपकी मां किसी कमजोरी या बीमारी के लिए अप्रभावी जीन देती है तो आपके पिता आमतौर पर ताकत के लिए प्रभावी जीन देकर उस कमजोरी या बीमारी के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। यह एक जैविक सुरक्षा कवच है। लेकिन क्लियोपेट्रा के मामले में कोई बातचीत नहीं हुई। वही जीन बार बार वही गलतियां दोहरा रहे थे। क्योंकि उनके माता पिता भाई बहन थे, इसलिए उनमें बिल्कुल एक जैसे आनुवंशिक दोष थे। उसे बचाने के लिए कोई स्वस्थ जीन मौजूद नहीं था। जैविक रूप से उसका हाल बहुत बुरा होना चाहिए था। इस तरह के अंतर्विवाह से आमतौर पर वैसी ही विकृतियां उत्पन्न होती हैं जैसी हमने इफिसुस के उस लड़के में देखी थी। शारीरिक कमजोरी, संज्ञानात्मक समस्याएं, अल्प आयु। लेकिन यहां एक भयावह विरोधाभास है। इतिहास हमें बताता है कि क्लियोपेट्रा विकृत नहीं थी। वह बेहद प्रतिभाशाली थी। वह 9 भाषाएं बोलती थी। उसने रोम के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को भी मोहित कर लिया था। उन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया। तो कैसे क्या वह कोई आनुवंशिक चमत्कार थी? जैविक संयोग से लाखों में एक घटना, या हम उनके कष्टों के संकेतों को अब तक अनदेखा करते रहे हैं? यह समझने के लिए कि क्या वह पीड़ित थीं, हमें उनके पूर्वजों को देखना होगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्लियोपेट्रा किसके खिलाफ लड़ रही थी, तो उसके परदादा टॉलेमी अष्टम को देखिए। यह क्लियोपेट्रा के परदादा थे, लेकिन पारिवारिक वंशावली में घनिष्ठ संबंधों के कारण वे उसके प्रत्यक्ष आनुवंशिक दर्पण भी हैं। वह चिकित्सकीय दृष्टि से एक आपदा था। लोग उसे फिस्कॉन कहते थे, जिसका अर्थ होता है तोंद निकला हुआ। लेकिन यह तो बस एक विनम्र शब्द था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वह अत्यधिक मोटापे से ग्रस्त थे और उनके अंग इतने कमजोर थे कि उनके विशाल शरीर का भार नहीं उठा पाते थे। उन्हें सहायकों द्वारा उठाकर ले जाना पड़ता था। वे पतले पारदर्शी वस्त्र पहनते थे, जिन्हें देखकर रोम के आगंतुक
भयभीत हो जाते थे। लेकिन विवरणों पर गौर से देखें, यह सिर्फ मोटापा नहीं था। सूत्रों में गर्दन में सूजन, उभरी हुई आंखें और सांस लेने में तकलीफ का जिक्र है। फिर क्लियोपेट्रा के पिता बांसुरी वादक टॉलेमी 12 को देखिए। उन्हें आत्मभोगी, कमजोर और शारीरिक रूप से कोमल बताया गया है। यह सिर्फ चरित्र दोष नहीं है, ये लक्षण है। टॉलेमी राजवंश का अध्ययन करने वाले आधुनिक चिकित्सा इतिहासकार आनुवंशिक चयापचय संबंधी विकारों का एक पैटर्न देखते हैं। उन्हें कई अंगों में रेशेदार स्थितियों के प्रमाण मिलते हैं। वे एक ऐसे परिवार को देखते हैं जो मोटापे और सुस्ती से ग्रस्त है। और सबसे भयावह बात यह है कि वे ग्रेव्स रोग के लक्षण देखते हैं, जो एक स्वप्रतिरक्षित विकार है जो थायरॉइड ग्रंथि पर हमला करता है। इसके कारण आंखों का बाहर निकलना, एक्सोफ्थाल्मोस आंखों का उभरा होना और गर्दन में सूजन गॉइटर हो जाती है और यहीं से निदान भयावह हो जाता है। ग्रेव्स रोग केवल आपके रूप रंग को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। यह शरीर में थायरॉइड हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे अति उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लक्षणों में अत्यधिक ऊर्जा, तेज बोलना, अनिद्रा और जोखिम भरे व्यवहार शामिल हैं। क्या यह आपको जाना पहचाना लग रहा है? इतिहासकारों ने क्लियोपेट्रा की असीम ऊर्जा की हमेशा प्रशंसा की है। कहते हैं कि वह रात भर काम कर सकती थी, वह लगातार सक्रिय रहती थी। हमने इसे प्रतिभा के रूप में देखा है। लेकिन चिकित्सा मानव विज्ञानी अब एक अधिक जटिल प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या क्लियोपेट्रा की असाधारण ऊर्जा वास्तव में एक लक्षण थी? क्या उनके भीतर की अग्नि उनके चाचा से विरासत में मिली आनुवंशिक थायरॉइड समस्या का परिणाम थी? क्लियोपेट्रा अपने पूरे जीवन में जितनी सुरक्षित थीं, उससे कहीं अधिक असुरक्षित हो गई थीं। आइए हमारे पास मौजूद भौतिक साक्ष्यों पर नजर डालें, सिक्कों से शुरुआत करते हुए। जब हम उनके शासनकाल में ढाले गए चांदी के टेट्राड्रैकम सिक्कों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें पारिवारिक लक्षण प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियोपेट्रा की नाक टॉलेमी काल की शैली की है, जो मजबूत, नुकीली और बाज जैसी है। उसकी ठुड्डी उभरी हुई और आकर्षक है। उसकी गर्दन मोटी है। ये किसी नाजुक ब्यूटी क्वीन के चेहरे के हाव भाव नहीं हैं। ये एक संघर्षशील व्यक्तित्व के हाव भाव हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक आनुवंशिक बम टिक टिक कर रहा था। टॉलेमी वंश फाइब्रोडिस्प्लेसिया और अस्थि घनत्व संबंधी समस्याओं से ग्रस्त था। अत्यधिक अंतर्विवाहित आबादी में कंकाल संरचना अक्सर कमजोर हो जाती है। जबड़े विकृत हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने इफिसुस के लड़के में देखा था। और मोटापे की प्रवृत्ति के बारे में क्या टॉलेमी 8 का पेट निकला हुआ था? क्या क्लियोपेट्रा को यह जीन विरासत में मिला था? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उनका प्रसिद्ध छोटा कद स्वाभाविक नहीं था। यह युद्ध का परिणाम था। अगर उसमें भी मोटापे की वह आनुवंशिक प्रवृत्ति होती जिसने उसके चाचा को अपंग बना दिया था, तो उसका जीवन अपने चयापचय के खिलाफ एक निरंतर भूखमरी से भरा संघर्ष होता। उसका दुबला पतला शरीर हाइपरथायराइडिज्म का परिणाम हो सकता था, जो खतरनाक दर से कैलोरी जला रहा था। तो वह कैसे बच गई? यही वह बड़ा विवाद है जो चिकित्सीय पीड़ित सिद्धांत और आनुवंशिक चमत्कार सिद्धांत के बीच खड़ा है। पहला सिद्धांत यह कहता है कि क्लियोपेट्रा टॉलेमिक काल में हुए अंतर्विवाह की शिकार थी। यह सिद्धांत तर्क देता है कि वह इससे बच नहीं पाई। यह बताता है कि हालांकि वह विकृतियों से बच गई, लेकिन उसे इसके परिणाम भुगतने पड़े। और इसका प्रमाण एक अप्रत्याशित स्रोत, प्राचीन इतिहासकार प्लूटार्क से मिलता है। हालांकि प्लूटार्क ने कभी भी अवरुद्ध विकास जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें 2 विशिष्ट संकेत दिए हैं जिन्हें चिकित्सा मानव विज्ञानी ने हाल ही में जोड़ा है। पहला प्रसिद्ध कालीन वाला दृश्य। हॉलीवुड फिल्मों में क्लियोपेट्रा को फारसी कालीन से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन प्लूटार्क लिखते हैं
कि वह एक बोरी में चढ़ी जो असल में कपड़े धोने की थैली होती है, और उसे बांधकर अपोलोडोरस नाम के एक नौकर ने अपनी पीठ पर लाद कर ले जाया। जरा इसके भौतिकी के बारे में सोचिए। उसे बोरी में भरकर पीठ पर लादे जाने से पता चलता है कि वह बेहद हल्की थी। वह किसी विशालकाय योद्धा जैसी नहीं थी, वह बहुत छोटी थी। दूसरे प्लूटार्क ने स्पष्ट रूप से उनके रूप रंग की आलोचना की है। अपने एंटनी का जीवन में वे लिखते हैं कि उनकी वास्तविक सुंदरता अपने आप में इतनी उल्लेखनीय नहीं थी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी शक्ति उनके शरीर से नहीं बल्कि उनकी आवाज और उनके चरित्र से आती थी। जब आप इन प्राचीन संकेतों को 45% अंतः प्रजनन गुणांक के साथ जोड़ते हैं तो छोटा कद विकास अवरोध जैसा प्रतीत होने लगता है। यह सिद्धांत बताता है कि उसका छोटा कद केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं थी बल्कि एक लक्षण था। एक सिद्धांत के अनुसार वह शारीरिक रूप से दुर्बल थीं। शायद उनका शरीर ही उनका साथ छोड़ रहा था। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल शारीरिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए किया। दूसरा सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है और एक अधिक जटिल संभावना है। आनुवंशिकी में एक अवधारणा है जिसे भाग्य के खेल के समान माना जाता है। 45% अंतर्विवाह गुणांक होने पर भी शुद्ध जीन विरासत में मिलना सांख्यिकीय रूप से संभव है, हालांकि यह दुर्लभ है। आइए संभावनाओं पर विचार करें। क्लियोपेट्रा के भाई बहन कमजोर थे। उसका भाई टॉलेमी 13 एक कठपुतली जैसा बच्चा था जो नील नदी में डूब गया था। उसकी बहन आर्सेनो को पकड़कर मार डाला गया था। एफेसस का वह लड़का जिसका क्लियोपेट्रा से संभावित संबंध था शारीरिक रूप से विकृत था। फिर भी क्लियोपेट्रा 39 वर्ष की आयु तक जीवित रही। उसने 4 बच्चों को जन्म दिया जिससे उसकी प्रजनन क्षमता सिद्ध होती है, जो आमतौर पर वंशानुगत संबंधों में सबसे पहले लुप्त होने वाली विशेषता होती है। उन्होंने युद्ध में नौसेना का नेतृत्व किया। संभवतः वह मोजेक जनजाति की जीवित बची सदस्य थीं। जब उनका पारिवारिक वृक्ष बिखर रहा था तब भी वह किसी तरह बिना जले आग से बच निकली। उन्हें यूनानियों की बुद्धिमत्ता और रोमनों की क्रूरता विरासत में मिली थी, लेकिन वे पेट फूलने से होने वाली चयापचय संबंधी समस्याओं और तुर्की के उस लड़के के चेहरे की विकृतियों से बच गईं। 1920 के दशक में पुरातत्वविद एफेसस के मध्य में स्थित एक मकबरे की खोज कर रहे थे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि शरीर हमेशा अपना हिसाब चुकाता है। भले ही उसमें विकृतियां न होतीं, फिर भी वह बोझ ढो रही थी। उसकी बेतहाशा ऊर्जा, जोखिम भरे काम करने की प्रवृत्ति और संदेह, ये शायद व्यक्तित्व की विचित्रताएं नहीं थीं। ये सदियों से चले आ रहे अनाचार से प्रभावित मस्तिष्क की मनोवैज्ञानिक प्रतिध्वनियां हो सकती हैं। लेकिन यहां एक और भी भयावह अटकल है। चाहे वह चमत्कार थी या पीड़ा झेलने वाली क्लियोपेट्रा जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने परिवार को पतन की ओर जाते हुए देखकर बड़ी हुई थी। वह इस चक्र को समझती थी और इससे क्लियोपेट्रा के पूरे जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। इतिहासकार आमतौर पर कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने राजनीतिक सत्ता के लिए जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को बहकाया था। उनका कहना है कि वह रोम की सेनाओं पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन क्या होगा अगर वह कुछ और भी कीमती चाहती हो? क्या होगा अगर वह ताजा डीएनए की तलाश में हो? जरा सोचिए। क्लियोपेट्रा की शादी उसके भाई टॉलेमी 13 से हुई थी, फिर उसके दूसरे भाई टॉलेमी 14 से। परंपरा के अनुसार उन्हें उनसे बच्चे पैदा करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनके अपने भाई बहनों से कोई संतान नहीं थी। इसके बजाय उसने रोम का रुख किया। उसने सीजर की ओर रुख किया, एक ऐसे व्यक्ति की ओर जिसका उससे कोई संबंध नहीं था। फिर एंटनी की ओर। क्या होगा अगर वह महज गठबंधन नहीं बना रहा था? क्या होगा अगर वह एक जैविक बचाव अभियान चला रही थी? वह जानती थी
कि उसका वंश बिखर रहा है। वह जानती थी कि एक और पीढ़ी तक सगे संबंधियों के बीच यौन संबंध से राक्षस पैदा होंगे। ऐसे बच्चे जैसे अष्टकोणीय मकबरे में दफन लड़का। वह अपने बच्चों को उस आनुवंशिक चक्र से बचाने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे जन्म दिया था। वह बेताब होकर सीढ़ी को वापस पेड़ की तरह चौड़ा करने की कोशिश कर रही थी। यदि हम यह सिद्धांत स्वीकार कर लें कि क्लियोपेट्रा चिकित्सा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त थी, जो अंतर्विवाह के कारण जोड़ों के दर्द या ग्रेव्स रोग के कारण होने वाले उन्मादी कंपकंपी से पीड़ित थी, तो यह एक असंभव प्रश्न खड़ा करता है। वह कैसे काम करती थी? जब आपकी हड्डियां दुख रही हों या थायराइड ग्रंथि के कारण दिल की धड़कन बेकाबू हो रही हो, तो आप सेना का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब शायद उस कौशल में छिपा हो जिसे इतिहासकार अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक रसायनज्ञ भी थी। हम सभी मोती की प्रसिद्ध कहानी जानते हैं। मार्क एंटनी के साथ सबसे महंगी दावत देने की शर्त जीतने के लिए उन्होंने एक अनमोल मोती की बाली ली, उसे सिरके के प्याले में डाला, उसके घुलने का इंतजार किया और फिर उसे पी लिया। इतिहास इसे विलासिता का प्रदर्शन मानता है, लेकिन इसे एक वैज्ञानिक के नजरिए से देखें। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। उन्हें पदार्थ के गुणों की अच्छी समझ थी, और अगर उन्हें मोतियों को आकार देना आता था तो निश्चित रूप से उन्हें पौधों को आकार देना भी आता होगा। अगर वे वंश के पतन के कारण होने वाले पुराने दर्द से पीड़ित थीं, ठीक उसी तरह के जोड़ों और हड्डियों के दर्द से जिसने हैब्सबर्ग परिवार को भी त्रस्त कर रखा था, तो संभवतः उन्होंने शाही औषधालय का सहारा लिया होगा। प्राचीन काल में मिस्र औषधि उद्योग की राजधानी था। दर्द होने पर महिलाओं को थेब्स के अफीम के खेतों से प्राप्त अफीम आसानी से मिल जाती थी। यह प्राचीन काल का सर्वोत्कृष्ट दर्द निवारक था। क्या वह इसका इस्तेमाल अपने आनुवंशिक रूप से कमजोर जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए करती थी, ताकि वह अंतहीन राजनयिक समारोहों में आत्मविश्वास से खड़ी रह सके? यदि वह ग्रेव्स रोग के उन्माद और अनिद्रा से पीड़ित थी, तो उसने किफाफाई का सहारा लिया होगा। यह एक विशेष प्रकार की मंदिर की धूप थी जिसे अक्सर रात में जलाया जाता था और इसके शामक गुणों के लिए जाना जाता था। प्लूटार्क ने लिखा है कि इसकी सुगंध नींद लाती थी और दिन भर के तनाव को गांठ की तरह खोल देती थी। हाइपरथायरॉयड सिंड्रोम से पीड़ित किसी महिला के लिए किफाइसिरफम एक परफ्यूम नहीं बल्कि एक दवा होगी। फिर आता है नीला कमल, एक हल्का मनोप्रभावी फूल जिसे अक्सर शराब में भिगोया जाता है। इससे परमानंद का एहसास होता है, एक तैरने जैसा एहसास। हम उनके असाधारण आकर्षण की बात करते हैं कि कैसे वह अपनी उपस्थिति से पुरुषों को मोहित कर लेती थीं। लेकिन क्या वह आकर्षण स्वाभाविक था या रासायनिक रूप से प्रेरित था? क्या उनका चुंबकीय आकर्षण वास्तव में नीले कमल की शराब और एड्रेनालाइन का एक नाजुक मिश्रण था जो उन्हें अपने शरीर के दर्द से ऊपर तैरने में मदद करता था? और अंत में उनके चेहरे पर गौर कीजिए। हम जानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने कॉस्मेटिक्स पर कॉस्मेटिकॉन नामक एक पुस्तक लिखी थी। बाद के चिकित्सकों जैसे गैलिन ने इसके कुछ अंश उद्धृत किए। इससे पता चलता है कि वह केवल मेकअप ही नहीं खरीदती थी, वह इस पर शोध कर रही थी। क्यों? अगर तोंद वाले जीन की वजह से उसे त्वचा संबंधी समस्याएं थीं या ग्रेव्स रोग की वजह से उसे घेंघा था, तो सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति उसका जुनून दिखावा नहीं था। यह तो एक तरह का छिपाव था। हो सकता है उसने उभरी हुई आंखों को नया आकार देने के लिए कोयले के साथ प्रयोग किया हो सकता है उसने सूजी हुई गर्दन को छिपाने के लिए विस्तृत चौड़े हार और गहने बनाए हों। उसने मलहम भी बनाए हों, शायद चयापचय संबंधी विकारों से
क्षतिग्रस्त त्वचा को मुलायम बनाने के लिए। वह यकीनन दुनिया की पहली बायोहैकर थीं। एक प्रतिभाशाली महिला जो एक कमजोर शरीर में फंसी हुई थी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कला की हर तरकीब का इस्तेमाल करके खुद को एक जीवित देवी के रूप में पेश करती थी, जबकि निजी तौर पर खुद को एक मरीज की तरह मानती थी। अगर क्लियोपेट्रा ने वर्षों तक अपने चेहरे पर झूठ का पर्दा डालने में मेहनत की, तो उन्होंने अपनी विरासत की जंग इस तरह जीती कि उनका असली रूप छिपा रहे और केवल उनकी देवी ही शेष रह जाएं। लेकिन अभी भूमध्य सागर के तट की चट्टान के 40 फीट नीचे कैथलीन मार्टिनेज वह काम करने वाली हैं जिससे क्लियोपेट्रा सबसे ज्यादा डरती थी। वह पेंट को धोने वाली हैं। मकबरा उनका इंतजार कर रहा है और यह हमें वहीं वापस ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, तापोसिरिस मैग्ना मंदिर के बहुत नीचे, जहां कैथलीन मार्टिनेज अभी भी खुदाई कर रही हैं। 20 वर्षों से वह क्लियोपेट्रा के अंतिम विश्राम स्थल की खोज में लगी हुई हैं और उस विशाल सुरंग, उस ज्यामितीय चमत्कार की बदौलत वह किसी और से कहीं अधिक करीब पहुंच चुकी हैं। लेकिन आज हमने जो भी विश्लेषण किया है, उसके बाद इस खोज का महत्व बदल गया है। जब हमने यह यात्रा शुरू की थी, तब हम एक किंवदंती की तलाश में थे। हम उस मोहक महिला की तलाश में थे जिसने रोम को मोहित कर लिया था, एलिजाबेथ टेलर द्वारा अभिनीत वह खूबसूरत महिला जो साक्षात देवी आइसिस थी। मैं इन मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का इरादा नहीं रखता। मैं अज्ञात व्यक्तियों को निजी मुलाकातें नहीं देता, लेकिन विज्ञान हमें किसी और चीज के लिए तैयार रहने को कहता है। अगर मार्टिनेज उस आखिरी बाधा को पार करके ताबूत तक पहुंच जाती है, तो वह सिर्फ एक रानी को ही नहीं खोज पाएगी, वह एक चिकित्सा अभिलेखागार को खोज पाएगी। हो सकता है उसे एक ऐसी महिला मिले जो कद में छोटी, शायद कमजोर थी और अपने दर्द को मुखौटे के पीछे छिपाए हुए थी। हो सकता है कि उसे एक ऐसी महिला मिले जो किसी फिल्मी सितारे से कम और एक संघर्षरत महिला से ज्यादा मिलती जुलती हो। एक ऐसी महिला जिसने रोम के खिलाफ अपनी बुद्धि से जंग लड़ी, वहीं अपनी दवाइयों के जरिए अपने DNA से भी जंग लड़ी। क्लियोपेट्रा को ढूंढने से सिर्फ इतिहास की किताबें ही नहीं बदल जाएंगी, यह जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखेगा। यह अंततः इस प्रश्न का उत्तर देगा कि क्या वह आनुवंशिक चमत्कार थी जो अभिशाप से बच निकली, या वह मौन पीड़ा सहने वाली थी जिसने अभिशाप के बावजूद शासन किया। फिलहाल सुरंग शांत है। DNA अनुक्रमक प्रतीक्षा कर रहे हैं और अंतिम फराव की आत्मा अभी भी अपने रहस्य छुपाए हुए है। लेकिन एक बात तो तय है, क्लियोपेट्रा की असलियत उस मिथक से कहीं ज्यादा जटिल और भयावह है जिससे हमें प्यार हो गया था। और शायद वह यही चाहती थी। लेकिन अभी असली सवाल यह है कि अगर कैथलीन मार्टिनेज कल उस मकबरे को खोलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें रानी का कौन सा रूप देखने को मिलेगा? क्या वह आनुवंशिक चमत्कार होगी जिसने तमाम मुश्किलों का सामना किया, या वह पीड़ित जिसने चुपचाप पीड़ा सही? हमें कमेंट्स में बताएं।